हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो हाँ भाई चीतो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है बढ़िया, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारा पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे जो तुम्हारा उदय बैच चल रहा था, उसमें हम मैथ्स के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स निपटा चुके हैं। भाई जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लेना एक बार, ठीक है। जो आज का लेक्चर होने वाला है, यानी कि जो आज की क्लास होने वाली है, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी कि आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काफी सारी चीजें हमें समझनी है यहां पर भाई साहब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन सीधी सी बात है, इस चैप्टर को हम एक क्लास में खत्म कर देंगे। मतलब आज की क्लास में शुरू होगा और आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि क्लास थोड़ी स्लो चल रही है, तो वो भाई 1.5x की स्पीड में देख लेना क्लास को, क्योंकि तुम्हारे लिए तो रिकॉर्डेड है, तो तुम्हारा तो फायदा है कि तुम आराम से इस क्लास को 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है। तो अब सुनो, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर तुम्हारा एग्जाम में मैं बोलूंगा कि 2 या 3 नंबर का आएगा। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये एक क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो 3 चैप्टर होने वाले हैं, कौन कौन से? रेखाएं एवं कोण, यानी कि हमारा लाइन्स एंड एंगल, उसके बाद त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और उसके बाद चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये 3-4 चैप्टर जो आगे जाकर आएंगे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, यानी कि ज्यामिति के अंदर, जो तुम्हारी यूनिट है ज्यामिति, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है एग्जाम में, चाहे वो 10th के बोर्ड एग्जाम हो, चाहे क्लास 9th के होम स्कूल एग्जाम हो, ठीक है। उनमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट आती है वो 2 हैं, ठीक है। एक तो अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तुम्हारा ये सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा आज, ठीक है। अलजेब्रा हम पहले खत्म कर चुके हैं, जहां पर हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी, जहां पर हमने देखा कि हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की जो क्लास से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। अब ये चैप्टर जो है, ये तुम्हें पूरा बेस सेट करके देगा ज्योमेट्री का, ठीक है। तुम्हें यहां पर जो छोटी छोटी चीजें हैं ज्योमेट्री की, वो पता चलेंगी कि भैया लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तुम्हारा सरफेस क्या होता है, यानी कि पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने या फिर दुनिया में ऑलरेडी सच मान लिया गया है, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है, थ्योरम क्या होते हैं, यानी कि प्रमेय क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि भैया जब आगे हम प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम प्रमेय को प्रूव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जब हम आगे अभिग्रहित के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब हम अभिग्रहित को सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रमेय और अभिग्रहित में फर्क क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें इस चैप्टर में समझाई जाएंगी, यानी कि क्लास 9th का, या मैं बोलूं क्लास 10th का जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, उसका जो आपका बेस सेट करेगा, या फिर जो मैं बोलूं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो ये है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। तो जो आपकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री वाली यूनिट है, चाहे वो क्लास 9th की हो चाहे वो क्लास 10th की हो, उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी जो वाला पेज है, ठीक है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला जो पेज है, वो अलग से एक पूरा चैप्टर है, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। इस चैप्टर को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया ये आगे के चैप्टर्स को सेट करता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपना। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे खत्म करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी पर बेस्ड है, सुन लो मेरी बात, पूरा का पूरा चैप्टर ये थ्योरी पर बेस्ड है कि भैया यहां पर क्या होगा, यहां पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे ना जी ना, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज चल रही है हिंदी की क्लास और जो तुम्हारे के स्क्वायर सर हैं, जो तुम्हारे कमल सर हैं, वो आज मैथ्स की जगह तुम्हें हिंदी पढ़ाने आ गए हैं, ठीक है। सब कुछ पीछे लिखा हुआ मिलेगा, मैं बस तुम्हें उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि मैं किसी कविता को तुम्हें पढ़ा रहा हूं और बाद में मैं उस कविता का संदर्भ और व्याख्या तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, कि कवि कहना चाहता है। तो यहां पर कवि की जगह बस कौन आ जाएंगे? यूक्लिड, ठीक है, कि यूक्लिड कहना चाहते हैं, वो सारी बात यहां पर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, क्या क्या कवर करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं, और यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, ठीक है।
मतलब कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अभिग्रहित क्या होती है, अभिधारणा क्या होती है, प्रमेय क्या होती है, परिभाषाएं जो यूक्लिड ने दी थी वो क्या है, ये सब हम यहां पर सीखेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, टाइम हो गया बहुत ज्यादा ऑलरेडी, तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कुछ बेसिक हम चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। पहले ही कुछ चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूक्लिड ने जो चीजें बताई उनके बारे में तो हम बात करेंगे, बट पहले तो थोड़ी सी बेसिक परिभाषाएं हैं जो कि हमने अभी तक पता है हमें होता क्या है, हमें पता है ये होता क्या है, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता। जैसे कि ठोस, ठोस तुमने विज्ञान में पढ़ा होगा। हमारे पास तीन तरीके के पदार्थ होते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस वो होते हैं जिनके अणु सबसे पास होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ठोस बोलते हैं, ठीक है। द्रव वो होते हैं भैया जिनके अणु ठोस के मुकाबले थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस तुम्हारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि भैया आपका ठोस और द्रव के मुकाबले इनके जो अणु है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा ठोस वो नहीं है जो कि हमने साइंस में पढ़ा है, ठीक है। यहां पर ठोस क्या है, यहां पर ठोस एक ऐसी चीज है जो जगह घेरती है, ठीक है। जो अगर मैं किसी जगह पर उसे रखूंगा तो वो वहां पर जगह घेरेगी, ठीक है। इस ठोस का एक आकार होता है, इसकी माप होती है और इसकी एक स्थिति होती है, ठीक है। मतलब स्थिति होने का मतलब वही होता है, स्थिति होने का मतलब होता है कि वो जगह घेर रही है वहां पे। जैसे कि मैंने ये अपने ईयरफोन्स उठा के मैंने टेबल पे रख दिए, ठीक है। तो जहां पर मैं टेबल पे इसे रखूंगा वहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये टेबल पे जगह घेर रही है, ठीक है, यानी कि ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस है। एक ठोस को आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। मैं अपने इन ईयरफोन्स को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ सकता हूं, तुम अपनी नोटबुक जो है तुम्हारी उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ सकते हो, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल फोन जो है जिसमें तुम इस क्लास को देख रहे होगे, तुम उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले आ सकते हो। तो ये क्या है, ये सब है बच्चों तुम्हारे ठोस। ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारे ठोस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, तो अब देखो जो ये बच्चों ठोस होते हैं, ठीक है। ठोस में हमारी तीन तरीके की विमाएं होती है, ठीक है। ठोस जनरली 3D होता है। जब तुम क्लास 9th के ही आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो वहां पर तुम जानोगे कि ठोस ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी तीन विमाएं होती हैं, ठीक है। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। तीन विमाएं जहां पर होंगी वो ठोस होगा, ठीक है। या फिर अभी के लिए बिल्कुल बेसिक परिभाषा कि भैया जो वस्तु स्थान घेरती है, या फिर मैं बोलूं कि जिस वस्तु का आकार होता है, माप होती है और स्थिति होती है, उसे हम ठोस बोलते हैं। और ठोस को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हैं, ये ठोस के एग्जाम्पल हैं। ये पानी की बोतल मेरी ठोस की एग्जाम्पल है। मैं खुद या तुम खुद एक क्या हो, ठोस के एग्जाम्पल हो, क्योंकि तुम अगर कहीं बैठे हो तो तुम उस कमरे में जगह घेर रहे होगे। तुम्हारा एक आकार है, तुम्हारी एक माप है, तुम्हारी एक स्थिति है। कैसे, देखो मम्मी बोलेंगे कहां बैठा है भैया, आज गोपाल कहां बैठा है, गोपाल अंदर वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। गोपाल की हाइट कितनी है, गोपाल की हाइट 5 फुट 6 इंच है, ठीक है। और गोपाल की कमर कितनी है भैया, गोपाल की कमर है 32 इंच की, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर तुम्हारी स्थिति बताई गई, यहां पर गोपाल की स्थिति बताई गई कि भैया वो अंदर वाले कमरे में बैठा है। गोपाल की माप भी बताई गई, गोपाल का आकार भी बताया जा सकता है। तो तुम खुद क्या हो, तुम भी एक ठोस ही हो, तुम भी एक ठोस ही हो। तो बच्चों यही है हमारा ठोस, एक ऐसी चीज जिसका आकार हो, माप हो और स्थिति हो, साथ ही साथ उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, उसे हम बोलते हैं ठोस, ठीक है। अब ये बेसिक डेफिनेशन है ठोस की। अब इसके बाद आता है, ठोस के बाद आता है हमारा पृष्ठ, यानी कि सरफेस। तो पृष्ठ क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, जो ठोस होते हैं ना, जो ठोस होते हैं, ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है, ठीक है, ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है उसे हम बोलते हैं पृष्ठ। यहां पर ये वाली डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। नहीं तो मैं जनरली जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ते हैं तो वहां पर मैं वहां पर पृष्ठ के बारे में बताता हूं। किसी भी ठोस का वो भाग जिसे तुम छू सकते हो वो उसका पृष्ठ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बॉटल का ये वाला पार्ट जिसे तुम छू पा रहे हो, ये क्या है, ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका पृष्ठ है। या फिर मेरा जो ये भाग है, मेरा ये वाला भाग जिसे मैं छू पा रहा हूं, ये क्या है, मेरा एक पृष्ठ है, ठीक है। बट यहां पर ये बोला जाता है कि ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं।
ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। मतलब जो पृष्ठ होते हैं उनमें केवल दो चीजें होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, इनमें कोई मोटाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पृष्ठ का तुम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो, तुम्हारी खुद की नोटबुक का एक पेज, उसे भी पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है। बट उस पेज में हल्की सी मोटाई होती है, बट हम एक एग्जाम्पल लेकर चले तो उसमें खाली तुम देखोगे एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, उसमें मोटाई नहीं होती। तो वो पृष्ठ का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। या फिर मैं बोलूं कि पृष्ठ क्या है, पृष्ठ यह है कि किसी भी ठोस का जो सबसे बाहर वाली सतह होती है, किसी भी ठोस की जो सबसे बाहर वाली सतह होती है जिसे तुम छू पाते हो, वो सतह तुम्हारी क्या है, उसका पृष्ठ होती है, ठीक है। वही सतह उसका पृष्ठ होती है जिसकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी मोटाई नहीं होती है। अगर उसकी मोटाई हो गई तो वो क्या बन जाएगा भाई साहब, वो तो फिर से ठोस बन जाएगा, वो तो फिर से एक ठोस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आयत बनाया, सोच के देखो, मैंने एक आयत बनाया, ये रहा, है ना, ये रहा, मैंने एक आयत बना दिया, ठीक है। अब इस आयत की एक लंबाई है एक चौड़ाई है। अगर मैं इस आयत को एक मोटाई भी दे दूं तो क्या होगा, तुम ऐसे सोच के देखो कि ये एक आयत था, ठीक है, ये क्या था, ये एक टेबल के ऊपर का पेज था, ठीक है। ये टेबल के ऊपर जो प्लाई लगती है ना, टेबल के ऊपर, ये टेबल के ऊपर लगने वाली वो प्लाई है, ठीक। टेबल के ऊपर लगने वाली क्या है, प्लाई है, ठीक है। ये जो आयत है ये एक टेबल के ऊपर लगने वाली प्लाई है। इस प्लाई की एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, बस, है ना, मोटाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस प्लाई को मोटाई भी दे दूं तो भाई साहब ये तो खुद में क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी, खुद में क्या बन जाएगी, एक टेबल बन जाएगी। तो वहां पर क्या हो गया, ये ठोस बन जाएगा। तो इसीलिए पृष्ठ क्या होते हैं, ठोस की बाह्यतम सीमा होती है, सबसे बाहर वाली परिसीमा होती है, ठीक है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें कोई मोटाई नहीं होती, ठीक है। ये हमारी सारी 2D फिगर्स होती है जनरली, ठीक है, सारी की सारी 2D फिगर्स होती हैं। तो अब बच्चों ये हो गया ठोस, ये हो गया पृष्ठ। अब इसके बाद आता है भाई साहब इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई, यूक्लिड ने कहा कि ठीक है, पहले मैं बताता हूं क्या था। यूक्लिड से पहले ऐसा था कि भैया अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया में अलग अलग मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग सबने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ परिभाषाएं बना रखी थी। तो यूक्लिड ने क्या करा, यूक्लिड ने कहा ठीक है चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये जितनी भी अलग अलग परिभाषाएं बनी हुई हैं चीजों की, मैं इन सबको उठाता हूं, ठीक है, अपने साथ लगाता हूं 2-3 लड़के, ठीक, और इन सब परिभाषाओं को उठाकर किसी एक किताब में डाल देता हूं ताकि लोगों के लिए क्या हो जाए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए इन परिभाषाओं को ढूंढने में और समझने में। तो यूक्लिड ने क्या करा, ये जितने भी दुनिया जमाने में कथन घूम रहे थे, परिभाषाएं घूम रही थी, स्टेटमेंट्स घूम रही थी, ठीक है, उन सबको उठाकर अपनी किताब के अंदर डाल दिया, ठीक है। और भैया फिर वहां पर यूक्लिड की कुछ जो कथन थे उनमें से कुछ कथनों को परिभाषाएं बोला गया, कुछ को अभिधारणाएं बोला गया और कुछ को बोला गया कि भैया सुनो ये आपकी अभिग्रहित है। अभिग्रहित और अभिधारणा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी आपको प्रॉपर नहीं पता, मतलब ये होता क्या है आपको ये तो पता है लेकिन आप उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ रहे हो कि अब कैसे बताऊं, प्यार, ठीक है, लोग बाग एक्सप्लेन करना चाहें तो वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन वो एक ऐसी फीलिंग है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो नफरत हो, ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिन्हें आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सेम ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ वर्ड्स आपके जो है वो मैथ्स में भी हैं, ठीक है, जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से उस टाइम तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब लंबाई क्या होती है, हमें पता है लंबाई होती है, मुझे पता है कि ये मेरी लंबाई है, लंबाई होती क्या है, लंबाई का मतलब क्या है, अब उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकती, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी परिभाषा है, मतलब तुम्हें पता है, ऑब्वियस है कि ये भाई इसका मतलब क्या है ये तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन अब तुमसे ये पूछने लगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो वो पॉसिबल नहीं है बताना, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, ठीक, लेकिन कुछ चीजें जो जिनकी परिभाषा बताई जा सकती थी वो यूक्लिड ने बताई, ठीक है,
और यूक्लिड ने कहा कि आप इन परिभाषाओं को फॉलो कर लो, जिसकी सहायता से आप आगे चल के जो आपकी ज्यामिति है उसमें ये आपके बड़े काम आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने बताया बिंदु की परिभाषा। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, बिंदु क्या है? बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी कोई विमा नहीं होती। विमा बोले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि बिंदु एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी विमा नहीं होती, ना इसमें लंबाई होती है, ना इसमें चौड़ाई होती है, ना इसमें ऊंचाई होती है। अगर मैं यहां पर एक बिंदु बनाता हूं, ठीक है, तो ये एक बिंदु है। ठीक है, अब भाई एक बिंदु है, यहां पर एक लंबाई भी है, इसमें कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई तो दिख ही रही है मुझे। लेकिन भाई साहब बिंदु ये होता ही नहीं है। बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी चीज है जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। ठीक है, बिंदु को हम ऐसी चीज मानते हैं, ये तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी तरफ से दर्शाने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं कि भैया ये बिंदु है। लेकिन बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ऊंचाई होती है। ठीक है, अब भैया एक तो हमारे आसपास आज चल रही है ड्रिल मशीन। ठीक है, इन भाई साहब ने मानने के ये है नहीं, इन्हें बोल के भी आए हैं हम, उसके बावजूद ये मानेंगे नहीं, तो कृपा करके क्षमा करना, और ये जो ड्रिल मशीन की आवाज है इसे थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है भैया, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है आज चलाएंगे बिल्कुल एकदम, जब तक हमारी खोपड़ी में छेद नहीं कर देंगे ना ड्रिल मशीन से, तब तक मानेंगे नहीं। ये आज इनका वो वाले जोन में जा चुके हैं, बिल्कुल ऐसे धर 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 सर में दर्द हो गया भाई, बजे ही जा रहे हैं, बजे ही जा रहे हैं। चलो, तो अब ये हो गया बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, बिंदु क्या हो गया? जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी कि ना तो इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, बात खत्म। ठीक है, अब इसके बाद आती है रेखा। रेखा क्या है भैया? रेखा होती है चौड़ाई रहित लंबाई। चौड़ाई रहित लंबाई। ठीक है, मतलब इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती, बस लंबाई लंबाई है। ठीक है, ये आपका बस ये रही। ये तो यहां पर फिर भी थोड़ी सी चौड़ाई दिख रही है। ठीक है, यहां तो फिर भी थोड़ी सी चौड़ाई दिख रही है, बट ये होती क्या है? ये लंबाई रहित, आपका चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, यहां पर भी थोड़ी बहुत चौड़ाई दिख रही है, बट रेखा क्या है? आपकी चौड़ाई रहित लंबाई है। यानी कि यहां पर खाली लंबाई लंबाई होती है, यहां पर चौड़ाई नहीं होती है। यहां पर खाली लंबाई लंबाई होती है, यहां पर चौड़ाई नहीं होती है। अब इसके बाद बच्चों देखो, पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, रेखा हो गया। रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। मतलब कि देखो, रेखा के जो अंतिम सिरे होते हैं, मतलब जहां पर रेखा शुरू और खत्म होती है, वो बिंदु होते हैं। जैसे कि ये दोनों। अब दिखाने के लिए तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ए और बी। बट बिंदु तो क्या है? ना तो इनकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। लेकिन ध्यान रखना कि जो रेखा होती है वो किन पर खत्म होती है? रेखा खत्म होती है बिंदुओं पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब कि एक रेखा अगर मैं बनाता हूं तो ये इस तरीके की रेखा होती है जो अपने ऊपर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। मतलब जो इसके साथ बिंदु जाएंगे और जो रेखा होगी वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सपाट रूप से स्थित होगी। कैसी होगी? सपाट रूप से स्थित होगी। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा जो आती है, इसके बाद अगली परिभाषा जो आती है वो होती है पृष्ठ की, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी कि पृष्ठ क्या होता है? ठोस का बाह्यतम भाग पृष्ठ होता है। अब यहां पर यूक्लिड ने बोला कि ठीक है वो परिभाषा तो ठीक है, बट इसे ऐसे भी समझ लो कि पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि इसकी मोटाई नहीं होती। ठीक है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि इसमें केवल दो विमाएं होती हैं। ठीक, अब इसके बाद पृष्ठ के बाद आता है हमारे पास पृष्ठ के किनारे। तो देखो, अगर मान लो मैंने एक पृष्ठ बनाया जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, ये रहा, केवल लंबाई और चौड़ाई है इसमें। ठीक है, केवल लंबाई और चौड़ाई है, तो इस पृष्ठ के जो किनारे हैं, मतलब जो बाह्यतम सीमा है, वो क्या बन रही है? वो एक रेखा बन रही है। ठीक है, तो आपका ध्यान से रखना, ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखना कि रेखा के बाह्यतम सिरे क्या होते हैं? रेखा के बाह्यतम सिरे होते हैं बिंदु, है ना? रेखा के बाह्यतम सिरे होते हैं बिंदु, और पृष्ठ के बाह्यतम सिरे क्या होते हैं? पृष्ठ के बाह्यतम सिरे होती है रेखा।
ये चीज यहां पर लिखी है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं और रेखाओं के किनारे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। इसके बाद लिखा है कि एक समतल पृष्ठ अपने साथ, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, मतलब समान समतल पृष्ठ, एकदम फ्लैट सरफेस कैसा होता है, जो कि अपने साथ बिंदुओं के ऊपर सपाट रूप से, सॉरी यहां पर तो रेखा आएंगी, जो अपने साथ रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से स्थित हो। मतलब ये जो रेखाएं हैं और ये जो समतल पृष्ठ हो गए अपने एक साथ कैसे होंगे, सपाट रूप पर स्थित होंगे। ठीक है, अब ये कुछ परिभाषाएं थी जो कि हमारे यूक्लिड भाई साहब ने दी थी। अब इन परिभाषाओं के बाद यूक्लिड ने बताई अपनी कुछ अभिधारणाएं और कुछ अभिग्रहित। अब अभिधारणाएं और अभिग्रहित होती क्या है, इस चीज को समझ लो बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चों को इसी चीज में डाउट रहता है कि सर अभिग्रहित क्या होती है, अभिधारणा क्या होती है। तो देखो भैया, ऐसा था कि यूक्लिड के टाइम पे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बहुत सारे कथन थे जो कि चल रहे थे। ठीक है, गणितज्ञों ने जो बना रखे थे और वो उन्हें मान के बैठे हुए थे ऑलरेडी। तो यूक्लिड ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे कथन जो हैं जो कि पहले से सत्य है, जो कि पहले से पता है कि भाई बट ऑब्वियस कि ये चीज तो सच ही है, ठीक है, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक, तो उन्होंने वैसे कथन लिए और उन कथनों को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, उन कथनों को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को नाम दिया अभिग्रहित, दूसरे भाग को नाम दिया क्या, अभिधारणा। ठीक है, इस चीज को मैं यहां पर ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, तुम्हारे कुछ ऐसे कथन जिन्हें पहले ही सच मान लिया गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सत्य कथन। ठीक है, सत्य कथन थे ये हमारे कुछ, जिन्हें यूक्लिड ने कहा कि भैया सुनो मेरी बात, ये जो सत्य कथन है इन्हें मान लो सच्चा। ठीक है, ये ऑलरेडी सच्चे माने जा चुके हैं, इन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें आपको सत्यापित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बट ऑब्वियस प्रूव्ड हैं, आपको इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो भैया यूक्लिड ने क्या करा, इन कथनों को दो भागों में बांट दिया। यूक्लिड ने इन कथनों को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो भाग कौन कौन से थे भैया, दो भाग कौन कौन से थे, दो भाग थे, एक था हमारा अभिधारणा, एक था अभिधारणा और दूसरा था हमारा अभिग्रहित। ठीक है, अभिग्रहित अभिग्रहित और अभिधारणा, इन दो भागों में बांट दिया। ये दोनों ही कथन ऐसे थे, ये दोनों ही कथन ऐसे थे जिन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी सत्य हैं। ठीक, तो इन दोनों में फर्क क्या था। अब बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होता है कि सर अभिधारणा अभिग्रहित में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे बालकों का ये डाउट होगा अभी भी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं अभिधारणा क्या होती है, अभिधारणा और अभिग्रहित क्या होती है, ये चीज क्लियर कर लेते हैं अभी के अभी, यहीं के यहीं इन डेफिनेशंस को यहीं पे के यहीं क्लियर कर देते हैं कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, ताकि तुम लोगों को जब तुम आगे जाकर समझो इस चीज को तो तुम्हें दिक्कत ना हो। तो देखो, आपके ऐसे कथन वे सत्य कथन जो संपूर्ण गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हैं। ठीक है, तो आपके जो अभिग्रहित थी वो ऐसे सत्य कथन थे
यानी कि देखो, ये अभिग्रहित और अभिधारणा दोनों ही क्या थे? सत्य कथन थे। ठीक है, जो पहले से सच मान लिए गए, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अभिग्रहित ऐसे सत्य कथन थे जिन्हें पहले से ही क्या कर दिया गया है? सच मान लिया गया है, और ये आप गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनका इस्तेमाल तुम ज्यामिति में भी कर सकते हो, इनका इस्तेमाल तुम अलजेब्रा में भी कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा बीज गणित में, इनका इस्तेमाल तुम अंक गणित में भी कर सकते हो, इनका इस्तेमाल तुम भैया जहां तुम्हारा मन करे वहां कर लो, पूरी गणित में। ये ऐसे सच्चे कथन थे। लेकिन जो अभिधारणाएं थी वो स्पेसिफिकली भैया एक ही आपके प्रकार की गणित के लिए बनाए गए थे। ऐसे कथन जो केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होते हैं। तो भैया यहां पर तुम्हारे पास आते हैं केवल ऐसे कथन जो केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये भाई साहब कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये कथन केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बच्चों यही तुम्हारा डिफरेंस है अभिग्रहित और अभिधारणा में, कि दोनों ही ऐसे कथन हैं जिन्हें पहले से सच मान लिया गया है, दोनों ही ऐसे कथन हैं जिनको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? तो भैया डिफरेंस यह है कि अभिग्रहित आपका पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल होने वाले सत्य कथन हैं, जबकि अभिधारणाएं केवल और केवल स्पेशली आपका ज्यामिति में इस्तेमाल होने वाले कथन हैं। ठीक है, तो अभिग्रहित अभिधारणा दोनों क्या होती हैं, सब समझ में आ गई। ऐसे सत्य कथन जो संपूर्ण गणित में इस्तेमाल हो वो आपके अभिग्रहित हो गए। ऐसे सत्य कथन जो कि भैया आपका केवल और केवल स्पेशली ज्यामिति में इस्तेमाल हो वो अभिधारणा हो गई। ठीक है, अब ये दोनों कौन कौन सी, भैया यूक्लिड ने कौन कौन सी अभिधारणाएं और अभिग्रहित दी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले यूक्लिड की अभिग्रहित के साथ ये शुरुआत करेंगे। यूक्लिड की अभिग्रहित क्या है भैया? ऐसे कथन जो कि आप पूरी गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर लो उन्हें अभिग्रहित बोलते हैं। तो अब एक एक करके समझना शुरू करेंगे। जरा एक बार पढ़ो, इन सबको पढ़ो क्या लिखा है, फिर मैं समझाता हूं। समझने की कोशिश करो, पढ़ो एक बार क्या लिखा है। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से पढ़ के देखो एक बार। आ जाओ भाई। तो देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं, सीधी बात। ठीक है, अब ऑब्वियस सी चीज है ये तुम्हें भाई साहब बताने वाली चीज है ही नहीं। ये तुम कुछ सोचो ना कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा कोई भाई है ना। अब तुम बोलो कि तुम्हारे भाई की एज भी तुम्हारे दोस्त के बराबर है और तुम्हारी एज भी तुम्हारे दोस्त के बराबर है, तो यार ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई की एज भी आपस में बराबर होगी। सीधी सी बात है। मैंने 3 ग्लास में पानी भरा, 3 ग्लास में पानी है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। मैं बोलता हूं ए में उतना ही पानी है जितना सी में है, और मैं बोलता हूं कि बी में उतना ही पानी है जितना सी में है। तो सीधी सी बात है, ए और बी में भी क्या होगा? ए और बी में भी बराबर ही पानी होगा, है ना। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भाई साहब अगर कोई चीज किसी एक चीज के बराबर है तो वो परस्पर बराबर होंगी, और इसे तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो ज्यामिति में कि भैया अगर 2 लाइन किसी एक लाइन के बराबर है तो वो दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तुम्हारा बीज गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर लो। तुम्हारा जैसे ए बराबर है बी के और सी भी बराबर है बी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुम कई बार इस्तेमाल भी करते हो।
ठीक है, ये तो तुम कई बार इस्तेमाल भी करते हो। तो ये थी हमारी यूक्लिड की सबसे पहली अभिग्रहित, सबसे बेसिक, सबसे पहली अभिग्रहित कि वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो परस्पर बराबर होंगी। मतलब कि अगर कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर है तो भाई साहब वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी अभिग्रहित क्या थी कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो जो पूर्ण निकल कर आएगा वो भी बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज भी तुम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो जब तुम बीज गणित में इक्वेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, अभी जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे वहां पर हमें याद है कि हमारे पास अगर इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3 = 6। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ से बराबर को घटाऊं, बराबर बोले तो अगर मैं इधर से भी 3 को घटा दूं और इधर से भी 3 को घटा दूं तो जो दोनों तरफ हमारे पास चीजें बचती हैं हम उसे भी क्या मानते हैं, उसे भी हम बोलते हैं कि ये भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, बट यहां तो जोड़ने की बात हो रही है ना, तो जोड़ देते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ को 3 में जोड़ दूं, दोनों तरफ मैंने 3 जोड़ दिया, इन्होंने बोला कि बराबर में अगर तुम बराबर को जोड़ते हो, बराबर में अगर तुम बराबर को जोड़ते हो तो जो पूर्ण आएगा वो आपस में बराबर आएगा। तो हमें पता है कि 2x + 3 बराबर है 6 के। इसमें मैं बराबर को जोड़ता हूं, तुम्हें पता है कि 3 बराबर होगा 3 के, 3 तो 3 के बराबर ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, 3 तो 3 के बराबर ही है। तो अब अगर मैं बराबर में, ये पहले बराबर है ये दूसरे बराबर है, अगर मैं बराबर में बराबर को जोड़ूंगा तो 2x + 3 + 3 = 6 + 3। तो जो पूर्ण निकल कर आएगा दोनों तरफ वो भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। वो भी क्या होगा बच्चों, वो भी बराबर होगा। तो बराबर में अगर बराबर को जोड़ा जाए तो जो पूर्ण निकल कर आता है वो भी बराबर ही होता है। ठीक है, ये चीज है। या फिर ऐसे समझो, इसे बहुत बेसिक से, तो मैंने मैथ्स का एग्जांपल ले लिया, एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास या बहन के पास 10-10 चॉकलेट्स हैं या 10-10 टॉफीज हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या किया, मैंने दोनों को, तुम्हारे पास दोनों के पास बराबर टॉफीज है 10-10, मैंने दोनों को बराबर टॉफीज दोबारा दी। कितनी, मैंने दोनों को 5-5 टॉफीज और दे दी। तुम्हारे पास ऑलरेडी बराबर टॉफीज थी, मैंने तुम्हें बराबर टॉफीज और दी 5-5। तो अब तुम्हारे पास जो टोटल टॉफीज होंगी वो भी तो बराबर ही होंगी, तुम्हारे पास भी 15 होंगी, तुम्हारे भाई के पास या तुम्हारी बहन के पास भी 15 होंगी। ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होगा। इसके बाद तीसरी जो अभिग्रहित है वो भी सेम है कि अगर बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। फिर से सेम एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई या बहन के पास 10-10 टॉफीज है, मैंने दोनों से 3-3, मतलब दोनों के पास बराबर टॉफी थी, मैंने दोनों से बराबर टॉफी ले ली 3-3। मैंने कहा भाई ये तो मैं खाऊंगा, है ना। तो तुम्हारे पास जो अब टॉफीज बचेंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कितनी, 7-7। तो इसीलिए बच्चों यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये वो स्टेटमेंट है भाई जिन्हें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, साफ पता है भाई, बट ऑब्वियस चीजें हैं ये। ठीक है, बट यूक्लिड ने उस टाइम पे दिमाग लगाया और इन सबको उठाकर अपनी किताब में डाल दिया भाई साहब। उस टाइम पे बन गए वो महान मैथमेटिशियन। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं बराबर होती हैं। मतलब कि सोच के देखो, ऐसे समझो इस चीज को, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, पहले तो ये समझ लो। अब इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे पेपर, तुम्हारी जो नोटबुक के पेजेस हैं, तुम्हारी जो नोटबुक के पेजेस हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आते हैं और एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो संपाती हैं। और जो चीजें संपाती होती हैं वो आपस में बराबर होती है। तो तुम ये भी देख सकते हो कि जब तुम्हारी कोई चीज किसी दूसरी चीज को पूरी तरीके से अच्छे से कवर करती है, पूरी मतलब इक्वल तरीके से, तो वो आपस में बराबर होती है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भैया जो वस्तुएं बराबर होती है वो परस्पर संपाती होती हैं। लास्ट क्या है, जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। अब इससे आसान चीज कुछ नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं जो पूरी चीज होती है ना वो अपने छोटे से भाग से बड़ी होती है। और ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी एक पूरी रोटी जो है वो उस रोटी के एक टुकड़े से हमेशा बड़ी होगी। पूर्ण जो है वो अपने भाग से बड़ा होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि तुम्हारी जो एक पूरी रोटी है वो अपने क्या, एक छोटे से टुकड़े से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो पूर्ण जो है वो अपने एक भाग से हमेशा बड़ा होता है।
अगली यूक्लिड की क्या है कि भैया वे वस्तुएं जो परस्पर किसी एक वस्तु की दोगुनी हो वो परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसे भी ऐसी समझ लो कि एक ग्लास में पानी है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि एक बड़े ग्लास में इस पानी से दुगनी कोल्ड ड्रिंक है और दूसरे बड़े ग्लास में इस पानी से दुगनी क्या है, चाय है। चाय लवर, आई एम अ चाय लवर, तो मैं चाय बोलूंगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस ग्लास में एक बड़ा ग्लास है जिसमें पानी से दुगनी क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, एक दूसरा बड़ा ग्लास है जिसमें पानी से दुगनी क्या है, चाय है। तो सीधी सी बात है, पानी तो वही है, तो दोनों चीजों में क्या है, एक वस्तु से दुगनी चीजें हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यही चीज लिखी हुई है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो परस्पर बराबर होती हैं। और लास्ट अभिग्रहित है तुम्हारी, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हो परस्पर बराबर होती हैं। यही सेम एग्जांपल तुम आधी में भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गई अभिग्रहित, इन्हें भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल तुम्हारी अभिग्रहित है। इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है क्वेश्चन में हम आगे सीखेंगे। अब इसके बाद आती है बच्चों लास्ट तुम्हारी अभिधारणाएं। तो अभिधारणाएं तुम्हारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि पहले से सत्य मान लिए गए हैं। सीधी सी बात है, तुम जानते हो पहले से ही सच मान लिए गए हैं, और अब इनका सच मानकर ये कथन खाली कहां पर इस्तेमाल होते हैं, ये कथन खाली इस्तेमाल होते हैं ज्यामिति में। ठीक है, यानी कि जब तुम त्रिभुज पढ़ोगे, जब तुम चतुर्भुज पढ़ोगे, जब तुम वृत्त पढ़ोगे, या फिर जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे, वहां पर ये खाली इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये खाली ज्यामिति में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होते। तो पहली अभिधारणा से शुरू करेंगे, एक एक करके अभिधारणाओं को समझेंगे। तो पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब कि आप अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींचना चाहते हो तो आप ऐसी केवल एक सरल रेखा खींच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपका जैसे कि यहां खींचने की कोशिश करी आपने, यहां खींचने की कोशिश करी है, यहां खींचने की कोशिश करी तो नहीं खींचेगी। आप केवल दो बिंदुओं से यही चीज आगे लिखिए, अथवा दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा गुजरती है। मतलब कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आप केवल एक रेखा बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आप केवल एक रेखा बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यही पहली अभिधारणा है कि भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक अद्वितीय सरल रेखा बनाई जा सकती है, उसके अलावा और ज्यादा नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इसके बाद दूसरी बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक स्टेटमेंट है, मजाक सेट के बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टेटमेंट है, अभी देखना और आएगा एक और, कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड होता है एक ऐसी रेखा जो कि एक स्थान से शुरू होकर दूसरे स्थान पर खत्म हो जाती है, ये रेखाखंड होता है। ठीक है, तो अब इनका कहना यह है कि रेखाखंड को आप दोनों तरफ अनिश्चित तौर से आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि विस्तृत कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो रेखाखंड होता है उसे आप दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हो। जैसे कि एक ए बी रेखाखंड है तो इसे हम दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यह दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि दूसरी अभिधारणा। तीसरी अभिधारणा क्या है कि किसी केंद्र और त्रिज्या की सहायता से एक वृत्त की रचना की जा सकती है। मतलब कि अगर मैं आपको एक बिंदु दे दूं जो कि केंद्र है, ठीक है, और उस बिंदु के साथ मैं आपको दे दूं क्या, एक त्रिज्या। जैसे कि मैंने बोल दिया कि भैया सुनो, आपके पास ये बिंदु केंद्र है और त्रिज्या है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त की रचना करो, तो आप आराम से एक वृत्त की रचना कर सकते हो। मैंने बोल दिया ये बिंदु केंद्र है और त्रिज्या है आपकी कितनी, 2 सेंटीमीटर, वृत्त की रचना करो, तो आप बड़े आराम से वृत्त की रचना कर सकते हो। तो बच्चों वृत्त की रचना का क्या सीन है भैया, वृत्त की रचना का यही सीन है कि अगर आपके पास एक केंद्र हो और एक त्रिज्या हो तो आप उससे एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, यह तीसरी अभिधारणा है। अब चौथी अभिधारणा की बात करें तो वो भी बहुत सिंपल है कि दो समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब भाई साहब समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण की परिभाषा क्या होती है ये बताओ। समकोण की परिभाषा क्या होती है? अगर समकोण की परिभाषा याद है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या होती है भाई? 90 डिग्री का कोण। भाई साहब समकोण की परिभाषा ही है 90 डिग्री का कोण। तो अगर तुम कोई भी समकोण बना लो,
तुम कोई भी समकोण बना लो A to Z, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम A to Z कोई भी समकोण बना लो, ठीक है, वो हमेशा बनेगा तो 90 डिग्री का ही। ऐसा तो होगा नहीं तुमने समकोण बनाया और भाई साहब वो कल तो बनाया था तुमने कितना, कल तो बनाया था तुमने 90 डिग्री का, आज वो बन गया 40 डिग्री का। ऐसा तो होगा नहीं। अगर तुमने समकोण बनाया है तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। अगर तुमने एक समकोण बनाया है तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। और जब भैया कोण, दो कोण आपस में बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब वो बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है, इसीलिए बोला जाता है कि भैया जितने भी समकोण होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि जब सारे कोण 90 डिग्री के हैं तो वो सारे बराबर ही होंगे आपस में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया सभी समकोण जो है वो बराबर होते हैं। अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उठाए यूक्लिड ने, भाई साहब समझ रहे हो तुम, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, और उन्हें अभिधारणा बोल के भैया चिपका दिया अपनी किताब में। अब लास्ट स्टेटमेंट जो है ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारा जो चैप्टर है ना, जो टॉपिक है समांतर रेखाएं जो होती हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है। और ये सबसे टफ अभिधारणा है पांचों अभिधारणाओं में से। पांचों अभिधारणा तुमने देख ली, बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है। पहली वाली कहती है कि भैया तुम्हारा दो बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा जा सकती है। दूसरी कहती है कि एक रेखाखंड को तुम विस्तृत कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है, अपरिमित रूप से, ठीक है। तीसरी कहती है कि भैया एक केंद्र और त्रिज्या है तो एक वृत्त की रचना हो सकती है। चौथी कहती है कि भैया समकोण जो होते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो पांचवी अभिधारणा है ये है सबसे बढ़िया वाली। क्या कहती है? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि उन दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। तो पहले तो तुम्हें दो समकोण समझना पड़ेगा। दो समकोण, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था समकोण का मतलब क्या होता है भाई। समकोण का मतलब होता है तुम्हारा क्या, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दो समकोण का मतलब क्या हो गया, दो 90 डिग्री। अब ये 290 डिग्री नहीं है, 290 डिग्री मतलब 180 डिग्री, सीधी सी बात है। दो समकोण का मतलब है 180 डिग्री। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि अगर तुम दो रेखाएं हैं तुम्हारे पास, कोई भी दो रेखाएं हैं A to Z, मान लो मैं इन रेखाओं को नाम भी दे देता हूं तुम लोगों के लिए। चलो, एक रेखा है AB, A B, दूसरी है CD, ठीक है। दो रेखाओं के ऊपर कोई तीसरी रेखा गिरती है, ठीक है, ठीक, कोई तीसरी रेखा गिरती है, मान लो ये गिर गई तीसरी रेखा, ठीक है। ये रेखा हो गई XY, XY। और भैया ये दो रेखाओं के ऊपर ये तीसरी रेखा गिरकर कुछ अंतः कोण बनाती है। अंतः कोण बोले तो एक ये वाला, इसे मैंने कोण एक बोल दिया, एक ये वाला, इसे मैंने कोण दो बोल दिया, एक ये वाला, इसे मैंने कोण तीन बोल दिया, एक ये वाला, इसे मैंने कोण चार बोल दिया, ठीक है। तो अगर आपका दो रेखाओं के ऊपर कोई तीसरी रेखा गिरकर अंतः कोण बनाती है और इसके अंतः कोणों के इस रेखा के एक साइड के, जैसे ये XY रेखा है, इसके एक साइड के अंतः कोण कौन से, 1 और 4 और 2 और 3, ठीक है। 1 और 4 एक साइड पर है और 2 और 3 एक साइड पर है, ठीक है। 1 और 4 एक साइड पर है, 2 और 3 एक साइड पर है। तो इस अभिधारणा के अनुसार अगर दो रेखाओं पर कोई तीसरी रेखा गिरकर एक साइड के ऐसे अंतः कोण बनाती है जिनका योग दो समकोण से, दो समकोण बोले तो 180 डिग्री से कम हो, तो वो दोनों रेखाएं अगर आप उन्हें बढ़ाओगे
तो वो उस तरफ ही एक दूसरे को काटेंगी जिस तरफ ये है योग जो है वो 180 डिग्री से कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोण जो है कोण एक, इसका मान है कितना, इसका मान है तुम्हारा छोटा कोण बन रहा है मान लो 80 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कोण है तुम्हारा ऑलमोस्ट, ये वाला भी छोटा ही कोण बन रहा है वैसे तो ये है मान लो कितना 70 डिग्री, ठीक। ये कोण हो गया तुम्हारा 100 डिग्री और ये कोण हो गया तुम्हारा 110 डिग्री, ठीक है। अब ये तीन कोण, ये चार कोण है तुम्हारे पास। तो इस प्रमेय के अनुसार आपका ये दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा इन दोनों रेखाओं पर गिरी और इसने अंतः कोण बनाए 80 डिग्री के, 100 डिग्री के, 110 डिग्री के और 70 डिग्री के। तो इस प्रमेय के अनुसार आप जिस साइड एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, जैसे कि इधर का अगर मैं योग लेता हूं तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 150 डिग्री, और इधर का मैं योग लेता हूं तो ये होगा आपका 110 डिग्री, हो गया 210 डिग्री। तो जिस साइड का योग 180 डिग्री से कम होगा उसी साइड अगर आप अपनी रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरी साइड पर नहीं करेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैंने ए बी को भी इधर बढ़ा दिया और मैंने सी डी को भी इधर बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो ये रेखाएं एक दूसरे को उसी साइड प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों जिस साइड आपका जो गिरने वाली लाइन के एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम है। तुम देख सकते थे यहां पर योग 180 डिग्री से ज्यादा था तो लाइनों ने एक दूसरे को नहीं काटा आगे बढ़ाने पर, लेकिन इस साइड का जो योग है वो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री 150 डिग्री आया जो कि 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इसी साइड जो है वो आपकी रेखाएं जो हैं वो आगे बढ़ने पर क्या करेंगी, आगे बढ़ने पर एक दूसरे को पृथक करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। ये चीज यहां पर तुम देख भी सकते हो। और यही है बच्चों तुम्हारी पांचवी अभिधारणा कि भैया अगर दो लाइनों पर कोई तीसरी लाइन इस प्रकार से गिरती है कि उसके एक ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से कम है तो आपकी वो दोनों रेखाएं उसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी जिस तरफ आपका यह जो योग है वो 180 डिग्री से यानी कि दो समकोण से कम है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तुम्हारी पांचवी अभिधारणा थी और इसी के साथ बच्चों हमारी यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं खत्म, ठीक है, खत्म, चैप्टर कंप्लीट, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया, ठीक है। अब हमें इस पर बेस्ड केवल क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बस एक और बची है और वो ये है, ठीक है, जो कि मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बताया था। बहुत सारे बच्चों के सिलेबस से ये टॉपिक हट चुका है, ठीक है, बट फिर भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा इस तरीके जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा थी, ठीक है, उससे बहुत सारी अलग अलग अभिधारणाएं बनाई गई। यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा थी उससे बहुत सारी अलग अलग अभिधारणाएं बनाई गई जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, ठीक है। उनमें से एक अभिधारणा प्लेफेयर ने बनाई जो कि ये थी, ठीक है। ये क्या कहती है कि प्रत्येक रेखा एल और उस रेखा पर न स्थित होकर कहीं और स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाहते थे कि देखो भैया आपका कोई भी लाइन है मान लो L, ठीक है, कोई भी लाइन है L, कोई भी लाइन है L, ठीक है। अब ये कहते थे कि भैया देखो इस लाइन L के लिए, ठीक है, कोई अगर मैं एक ऐसा बिंदु लूं जो कि है बिंदु P जो कि आपका L के बाहर स्थित है, जो कि आपका L के बाहर स्थित है, तो आप हमेशा इस लाइन L और इस बिंदु P के लिए एक ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक, इसके अलावा नहीं, एक ऐसी अद्वितीय सरल रेखा ले सकते हो या बना सकते हो जो कि बिंदु P से होकर जाएगी और L के समांतर होगी,
ठीक है, लेकिन ऐसी केवल एक ही रेखा बनाई जा सकती है, अद्वितीय रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगी। तो आप केवल ऐसी एक रेखा बना सकते हो, मान लो ये रेखा मैंने बोल दी M, तो ऐसी केवल एक रेखा बनाई जा सकती है M, जो कि आपका इस रेखा L और इस दिए हुए बिंदु P के लिए इस प्रकार से है कि वो बिंदु P से होकर जाए और L के समांतर हो। इसके अलावा तुम कोई और रेखा बनाने की कोशिश भी करोगे, अगर मान लो तुमने ट्राई करके देखा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं और कोई और रेखा बनाकर देखते हैं जो कि P से होकर जाए और L के समांतर हो, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। वो L को कहीं ना कहीं क्या करेगी, काट ही देगी, क्योंकि भैया समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखना। तो केवल एक लौती ऐसी रेखा बनाई जा सकती है, एक रेखा L और उसके बाहर स्थित बिंदु P के लिए, कि भैया आपका वो उस बिंदु से होकर जाए और रेखा L के समांतर हो। ऐसी केवल एक अद्वितीय रेखा बनाई जा सकती है। और ये थी आपका यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य अभिधारणा, और जिसे हम प्ले फेयर की अभिधारणा भी बोलते हैं। और इसके साथ आपका अभिधारणाओं की कहानी जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमें एक एक करके चलना है सीधा क्वेश्चन पर, कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, किस तरीके की चीजें यहां पर होती हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमने ये तो पढ़ा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक बिंदु अगर मेरे पास है कोई, तो इससे जाने वाली तुम कितनी रेखाएं खींच सकते हो, बताओ भाई। एक बिंदु से होकर जाने वाली तुम कितनी रेखाएं खींच सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो एक बिंदु से जाने वाली तुम जितनी बोलोगे मैं उतनी रेखाएं खींच दूंगा, सिंपल एज दैट। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली बच्चों कितनी अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहां से 1 मार्क के बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो दिए हुए बिंदु P और Q से जाने वाले कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ये तो भैया हमारी अभिधारणा नंबर 1 है, ये तो अभिधारणा नंबर 1 है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A0, B1, C2 या D3। दो बिंदु P और Q से होकर जाने वाले कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। आंसर इजी है बहुत ज्यादा, जल्दी से बताओ भाई, A, B, C या फिर D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अरे बबुआ अब तो पढ़ चुके हम, हमें पता है ऐसा केवल और केवल एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। उसके अलावा अगर तुम और रेखाखंड खींचने की कोशिश करोगे जो P और Q से होकर जाए, तो भैया नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि केवल और केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि आपका P और Q दोनों से होकर जाए। ठीक है, तो इसीलिए भैया हमारा केवल एक रेखाखंड ऐसा पॉसिबल है जो कि P और Q दोनों से होकर जाए। तो ऑप्शन नंबर B1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे यहां पर। ठीक है, क्लियर है सबको ये। चलो अब देखो भैया क्या लिखा है, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। ये एक प्रमेय है जो कि अब देखो, प्रमेय, अभिधारणा और अभिग्रहित में क्या फर्क है। अभिधारणा और अभिग्रहित क्या है बच्चों, अभिधारणा और अभिग्रहित मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे कथन हैं जिन्हें सत्यापित करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रमेय क्या है, प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें सत्यापित करना पड़ता है, यानी कि जिन्हें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, आपका प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें आपको सिद्ध करना पड़ता है, जिन्हें आपको प्रूव करना पड़ता है। तो जैसे कि अब ये एक प्रमेय कथन दिया हुआ है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं यहां पर प्रूव नहीं कराने वाला, मैं बस फर्क समझाने के लिए तुम्हें लेकर आया था ये।
ठीक है, ये चीज बहुत सिंपल है। अगर तुम दो बिंदु, दो रेखाएं बनाओगे तो उनके बीच में केवल और केवल एक बिंदु ऐसा हो सकता है जो उभयनिष्ठ हो। ठीक है, चलो सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम आगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित हैं, तीन बिंदु हैं, ठीक है, और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। अब देखो बच्चों, आपको बोला है कि एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है, ठीक है, इस पर स्थित है तीन बिंदु ए, बी और सी। ए, ठीक है, सी, और हमसे बोला है कि भैया बी जो है वो ए और सी के बीच में स्थित है। सी, बी जो है वो हमारा ए और सी के बीच में स्थित है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि आपका ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के क्या है, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारा कुछ नहीं होता, ये कंप्लीट थ्योरी वाले क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कंप्लीट थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तुम क्या कहोगे, तुम्हें बस यहां पर लिखना है, क्या लिखना है देखते जाओ। तुम कहोगे कि ए बी प्लस बी सी जो रेखा है, ए बी प्लस बी सी, कौन सी, ए बी प्लस बी सी वह ए सी, वह ए सी, मतलब एक तो हो गई ए बी प्लस बी सी, ये अलग अलग ले ली मैंने, और एक हो गई ए सी। ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपाती हैं। आपका ए बी प्लस बी सी जो है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी ये रही, ठीक है, और जो आपकी पूरी क्या है, पूरी ए सी है, ये क्या है, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं, यानी कि दोनों की दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी व ए सी एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं, संपाती हैं। ठीक है, तो भैया हमने एक अभिग्रहित पढ़ी थी, क्या, यूक्लिड की एक अभिग्रहित थी जो बोलती थी जो चीजें संपाती होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो भैया कौन सी अभिग्रहित थी वो यूक्लिड की, आ जाओ जरा चेक कर लेते हैं। ये रही अभिग्रहित नंबर 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। खत्म किस्सा। यहां पर आप सीधा सीधा यही लिखोगे, क्या, कि भैया ए बी प्लस बी सी व ए सी एक दूसरे के संपाती हैं, अतः अभिग्रहित 4 से, अभिग्रहित 4 से हमारे पास क्या आ गया, या फिर आप लिख सकते हो यूक्लिड की अभिग्रहित 4 से। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड की अभिग्रहित 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो संपाती चीजें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो जब भैया आपका ए बी प्लस बी सी जो है वो संपाती है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जब आपका ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के संपाती है, तो ये दोनों आपस में बराबर भी हो जाएंगे। हैंस प्रूव्ड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही करना पड़ेगा बेटा तुम्हें। ये जो तुमने अभी स्टेटमेंट पढ़े हैं ना, इन्हें ही तुम्हें आड़ी टेढ़ी तरीके से इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है इनमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। भैया ये तो सॉल्व करा दिया मैंने तुम्हें। एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो तुम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एक दिए हुए बिंदु से हम जितनी चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि यहां पर आंसर होगा अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। सिंपल एज दैट, खत्म बात, है ना। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अपरिमित रूप से, यही तो पूछा है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 0, केवल 1, केवल 2, ना जी ना, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत यहां पर दे ही नहीं रखा है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो बच्चों क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हमसे दो दिए हुए बिंदु P तथा Q से जाने वाले 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। सत्य असत्य बताया नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। दो अगर तुम्हारे पास बिंदु हैं P और Q, तो उनसे जाने वाले तुम
तीन रेखाखंड खींच सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है यहां पर। बताओ भाई, क्या यह कथन सत्य होगा, क्या यह कथन असत्य होगा, या फिर आपका आप बता नहीं सकते, या फिर आप बताना नहीं चाहते? तो भैया देखो, सीधी सी बात है, हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है कि भैया दो बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक रेखाखंड खींचा जा सकता है। तो तीन रेखाखंड कहां से आ गए? ये तो संभव ही नहीं है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक रेखाखंड खींचा जा सकता है, इसका मतलब दो दिए हुए बिंदु P और Q से जाने वाले तीन रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? ना जी ना, असत्य। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है हमें बताना है। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, सत्य असत्य है, कारण भी बताना है। एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींच सकते हैं? नहीं जी, असत्य है ये। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं? ना जी ना, ये भी असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये तो हमारी अभिधारणा नंबर 1 है। ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सत्य कथन है। क्यों भैया? अभिधारणा नंबर 2 यही तो बोलती है कि एक रेखाखंड यानी कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ऑब्वियसली अगर दो वृत्त बराबर हैं तो वो एक दूसरे के संपाती होंगे, यानी कि उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, कह रहे आकृति में अगर ए बी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। क्या यह बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कारण क्या होगा? अभिग्रहित नंबर कौन सी? अभिग्रहित नंबर 1 कि दो अगर कोई चीजें किसी एक वस्तु के बराबर हो तो वो परस्पर बराबर होंगी। तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई जो है वो पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब ए बी और एक्स वाई भी परस्पर बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों किसी एक ही चीज के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे। तो ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि AC बराबर है BC के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर होगा 1/2 AB के। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपका ऐसे देखो इस चीज को। इन्होंने बोला एक रेखा है, ठीक है, और वो इस तरीके से है कि A और B के बीच में, A और B के बीच में, ठीक है, कोई बिंदु आ रहा है C, और वो इस तरीके से है कि AC जो है वो BC के बराबर है। आपका AC जो है वो बराबर है BC के। AC बराबर है BC के, सिंपल सी बात है। ठीक है, AC बराबर है BC के। अब ये कह रहा है तो सिद्ध करो कि AC बराबर होगा 1/2 AB के। AC बराबर होगा 1/2 AB के। तो देखो भैया, चित्र तो हमने बना दिया यहां पर। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, हमें बराबर दिया हुआ है क्या? AC बराबर दिया हुआ है BC के। AC बराबर दिया हुआ है BC के। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं समीकरण 1, या कुछ भी मत बोलो। ठीक है, AC बराबर है BC के। अब अगर इस AC में ये जो बराबर है BC के, अगर मैं इसमें दोनों तरफ क्या जोड़ दूं? AC जोड़ दूं। दोनों तरफ मैं AC जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं दोनों तरफ AC जोड़ रहा हूं। ठीक है, दोनों ओर AC जोड़ने पर हमारा क्या आएगा? कौन सी अभिग्रहित थी भैया? कि अगर बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो हमारे पास जो पूर्ण निकल कर आता है वो बराबर होता है। तो ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको। तो
दोनों ओर AC जोड़ने पर हमारा अभिग्रहित कौन सी है, 2 से, अभिग्रहित 2 से हमारे पास क्या आएगा कि भैया अगर आप बराबर में बराबर जोड़ोगे, ठीक है, यानी कि आपने AC में भी AC को जोड़ा और BC में भी AC को जोड़ा, ठीक है, BC में भी AC को जोड़ा, तो आपके पास आएगा कितना, 2 गुणा AC बराबर AC प्लस BC, ठीक है। अब तुम बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से लिख देंगे कि भैया AC प्लस BC बराबर है किसके, आपका AB के, लेकिन आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी भाई, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, आप बोलोगे चूंकि आपका AC प्लस BC जो है, सेम पहले की तरह, AC प्लस BC जो है वो AB के संपाती है, AC प्लस BC AB के संपाती है। तो हमने क्या पढ़ा है, संपाती है, तब अभिग्रहित 4 से, यूक्लिड की अभिग्रहित 4 क्या कहती है कि जो वस्तुएं परस्पर संपाती होती हैं वो परस्पर बराबर होती है। तो यहां पर क्या आएगा, अभिग्रहित 4 से हमारे पास निकल कर आ जाएगा आपका AC प्लस BC बराबर AB के। अब आप देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास अभिग्रहित नंबर 1 का केस निकल कर आ गया, क्या कि जब कोई चीजें किसी एक चीज के बराबर हो तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो आपका 2AC भी AC प्लस BC के बराबर है और आपका AB भी AC प्लस BC के बराबर है। तो आप लिखोगे अभिग्रहित 1 से, भाई सब लिखना पड़ेगा ये सब, अभिग्रहित 1 से जो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर होती है वो परस्पर बराबर होती है। तो यानी कि आपका 2AC भी AC प्लस BC के बराबर है और AB भी AC प्लस BC के बराबर है। तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 2AB बराबर किसके, 2AC बराबर निकल कर आ जाएगा आपका AB के, 2AC बराबर निकल कर आ जाएगा आपका AB के, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 2 बटे AC बटे में 2 बराबर AB बटे में 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास निकल कर आ गया AC बराबर 1 बटे 2 AB। और ये लो बच्चों, ये आपका जो आपको सिद्ध करना था वो हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो भैया आप जिस जिस अभिग्रहित और जिस जिस अभिधारणा का इस्तेमाल करोगे आपको वो अभिग्रहित और अभिधारणा वहां पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ये आपका प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 था, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो कि AC बराबर है BD के, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर होगा CD के। तो आपको दिया हुआ है AC बराबर, मैं अब आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, AC बराबर BD दिया हुआ है, ठीक है, AC बराबर BD दिया हुआ है। आपने अभिग्रहित पढ़ी है कि जब 2 बराबर में से बराबर को घटाया जाता है तो जो शेष आता है वो भी बराबर होता है। यह हमारी अभिग्रहित नंबर 3 है कि बराबर में से बराबर को घटाया जाता है तो शेष बराबर होता है। तो AC और BD में से क्या करो आप, AC और BD में से आप BC को घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो AB माइनस BC कितना हो जाएगा, AC माइनस BC हो जाएगा आपका AB और BD माइनस BC हो जाएगा आपका CD। ये लो प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि बराबर में से बराबर, आप क्या लिखोगे कि AC और BD में से मैं BC को घटा रहा हूं, दोनों ओर BC घटाने पर उसके बाद आप लिखोगे अभिग्रहित नंबर 3 से क्या आएगा आपके पास, AC माइनस BC बराबर आएगा BD माइनस BC। उसके बाद AC माइनस BC बराबर हो गया AB के, BC माइनस BD माइनस BC बराबर हो गया आपका किसके, CD के। तो जो आपको प्रूव करना था AB बराबर CD वो आपका निकल कर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 6 है। और बच्चों इसके साथ हमारा ये जो आज का चैप्टर है ये और आज की जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तुम्हारा रेखाएं एवं कोण, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप तुम लोगों को मजा आ गया होगा।
क्लास आई होप तुमने 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में देखी होगी ताकि जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो शुरू खत्म करते हैं आज की क्लास को सीधा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में जहां पर रेखा एवं कोण के बारे में बात होगी, काफी अच्छे से बात करेंगे, उसमें ये थ्योरी काफी ज्यादा काम आएगी, बार बार तुम्हें देखने को मिलेगी, तो एक बार ढंग से पूरी क्लास को समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और